हम प्लम्बर हैं साहब। शर्मा जी ने कहा था कि रसोई का नल बह रहा है, शाम को घर आकर देख जाना। तो वही देखने आया था साहब। दरवाज़ा खुला था तो अंदर आ गया साहब। अंदर आके देखा तो कुंडी भी सही सलामत है, ताला भी नहीं टूटा। इसका मतलब कातिल जो भी था जबरदस्ती घर में नहीं घुसा। सर, सारे खिड़की जंगले चेक कर लिए हैं, सारे ग्रिल मजबूती से लगे हुए हैं, कोई भी अंदर बाहर आ जा नहीं सकता। रास्ता दीजिए। जिसकी डेड बॉडी अंदर है, इसे कभी देखा है आपने आते हुए जाते? सर ये यहाँ रहते तो नहीं, कभी आते जाते देखा हो तो ध्यान नहीं। शर्मा जी के एक लड़के और लड़का है। और लड़के की शादी जो है वो गाजियाबाद में हुई है, और बेटा जो है वो नोएडा में सर्विस करता है। और हमने उनको खबर तो कर दी है सर, और कुछ ही घंटे में वो आते होंगे सर। एक मकान जिसमें दो बुजुर्ग अकेले रहते थे, वहां एक 20-21 साल की लड़की की लाश का मिलना, और वो भी बगैर कपड़ों। बात कुछ समझ में नहीं आई। ये लड़की कौन है, कहां से आई है, इस हालात में यहां क्या कर रही हो? सर, सब जगह देखा, घर में हस्बैंड वाइफ के कपड़े हैं, लेकिन इस लड़की का कोई कपड़ा नहीं मिला है, और ना ही कोई लगेज। पता करो ये लड़की उनकी रिश्तेदार है या कोई और। सर अंदर एक अलमारी है, अलमारी के अंदर तिजोरी है जो खुली पड़ी है। सर हैरानी की बात यह है कि किसी ने उसे छुआ तक नहीं। सिवाय टीवी के। मतलब सर? रिमोट बेड पे पड़ा है, और सामने स्टैंड पे चारों तरफ कोई गर्द नहीं जमी हुई, और स्टैंड के पीछे वाले बीचों बीच हिस्से में गर्द जमी हुई है, जो ये शो करता है कि टीवी को स्टैंड से हटे हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। टीवी गायब है। एक बात समझ में नहीं आई, कोई टीवी चुराने के लिए 3-3 कत्ल क्यों करेगा? और जिस तरह से बॉडीज को चाकुओं से गोदा गया है, मुझे तो ऐसा लगता है कातिल ये इंश्योर करना चाहता था कि कोई भी जिंदा ना बचे। जनरली लुटेरे ऐसा करते नहीं हैं। जनाब, एक आदमी की जेब से ये निकला है। और नो, मोहल्ले में कोई ऐसा जिनसे इनकी दुश्मनी हो? नो सर। चौहान, सर। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा की और इस लड़की की कॉल डिटेल्स निकलवाओ। सर। कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। लेकिन सर लड़की का फ़ोन मिसिंग है, उसका हैंडबैग भी नहीं है। मैं बाकी इन दोनों की कॉल डिटेल्स निकलवाता हूँ। ओके। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसमें कुछ खास नहीं है। लड़की के साथ रेप का भी कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन हाँ सर, उसके हाथों पर कुछ खास किस्म के निशान मिले, जैसे कि किसी ने उसे कस के पकड़ा हो। सर इसका मतलब कातिल एक नहीं, 2 लोग हैं। लेकिन उसके बदन पर कपड़े भी नहीं थे, रेप भी नहीं हुआ था उसका, यानी कपड़े उसने अपनी मर्जी से उतारे थे। सवाल ये उठता है क्यों और किसके लिए? सर शर्मा की जेब से कॉन्डोम का पैकेट मिला था, इसका मतलब कहीं दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। लेकिन चौहान, मिस्टर शर्मा लड़की को उस वक्त घर पर क्यों बुलाएंगे जब मिसेस शर्मा घर पर ही थी? एनीवेज, वो लड़की के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी नहीं। सर, उस लड़की के जो कपड़े हमें वहां से मिले थे, उसके पॉकेट से रसीद मिली है। लेकिन इस पे कुछ नाम तो लिखा नहीं हुआ। एक काम करो, टेलर के पास जाओ, उससे पूछताछ करो ये किसकी है रसीद। ओके सर। और सर, शर्मा के बेटा बेटी भी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। ठीक है, आओ चौहान। ओके सर।
आइए आप दोनों, आपको कुछ और भी दिखाना है। आइए। पहचानते हो इसे? कौन है ये? इसकी डेड बॉडी आपके पेरेंट्स की डेड बॉडी इसके साथ ही मिली थी, और जब ये हमें मिली थी इसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। हम नहीं पहचानते इसे। पहचानते नहीं या बताना नहीं चाहते? हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हो सकता है इसका रिश्ता आपके पापा के साथ हो और आप इसे छुपाना चाहते हो। हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में। बॉडीज कब मिलेंगी? कल शाम तक। सर, इन लोगों के रिएक्शन ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे नॉर्मल बच्चों के अपने माँ बाप की लाश को देखकर होते हैं। जॉन, जिस तरह से लड़की की लाश उनके पेरेंट्स की लाश के साथ मिली है, शायद इसलिए ऐसे हालात किसी भी बच्चे के लिए एम्बैरेसिंग हो सकते हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर शर्मा और उस लड़की के बीच का रिलेशन इन दोनों को पता चल गया हो और इन दोनों ने ही मिलकर? मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा है भी तो भी इस लड़की के बारे में पता लगाए बिना हम इस केस में आगे नहीं बढ़ सकते। आओ। हाँ बोलो। सर, हम मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मिस्टर शर्मा के बैंक डिटेल में कुछ गड़बड़ लगती है। पिछले कुछ महीने से लगातार मिस्टर शर्मा अपने अकाउंट से 5 से 6 लाख का कैश निकाल रहा है। इतने पैसों की उसे क्या जरूरत पड़ती थी निकालने के लिए? पता लगाओ, देखते हैं क्या निकलता है। ओके सर। पुलिस के लिए ये बहुत ही चौंका देने वाला और उलझा देने वाला केस था। देश की राजधानी दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी के एक घर में उन्हें 3 लाशें मिली थी। इनमें से 2 लाशें उस बुजुर्ग दंपत्ति मिस्टर और मिसेस शर्मा की थी जिनका वो घर था और जो वहां अकेले रहते थे, और तीसरी लाश थी एक 20-21 साल की लड़की की। कोई नहीं जानता था कि वो कौन थी, कहां से थी और शर्मास के साथ क्या कर रही थी। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसके बदन पर कपड़े क्यों नहीं थे, और क्या इस बात का इन हत्याओं से कोई संबंध था? सुनिए, इस रसीद को पहचानते हो? हाँ साहब, ये तो मेरी ही दुकान की है। कस्टमर का नाम नहीं है इस पर। बता सकते हो किसको दी थी? सर देखना पड़ेगा। ये रसीद हमें इस लड़की के पास से मिली है। पहचानते हो इसे? ये लड़की अक्सर शर्मा जी के घर आया जाया करती थी, और आपका घर शर्मा जी के घर के ठीक सामने है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोगों ने इसे कभी देखा ही ना हो? सर, उस दिन मैं छत पे जब कपड़े सुखा रही थी तब मैंने इस लड़की को आते हुए देखा था। कैसे आई थी ये लड़की? सर, स्कूटी से। नंबर नोट किया आपने स्कूटी का? नहीं सर, नंबर तो नोट नहीं किया। स्कूटी कौन से रंग की थी ये तो देखा होगा ना? सर, वाइट कलर की थी। कितने बजे होंगे उस वक्त? सर, ठीक से तो टाइम का नहीं पता, 12:30 का टाइम था शायद। ठीक, थैंक यू। सर, अगर वो लड़की स्कूटी पे यहाँ आई थी तो वो स्कूटी हमें बरामद क्यों नहीं हुई? जॉन, अकेला टीवी ही गायब नहीं हुआ है, स्कूटी भी गायब हुई है। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? 2 लोग टीवी जैसी बड़ी चीज लेकर स्कूटर पर सवार होकर और बीच मोहल्ले में से निकल जाएं और किसी की नजर तक ना पड़े। हाँ चावला, बोलो। सर, उस लड़की का नाम छाया है। टेलर उसे पहचानता है, उसकी रेगुलर कस्टमर थी। लेकिन उसके पास ना तो उसका कोई फ़ोन नंबर है और ना ही कोई एड्रेस। अच्छा, यानी लड़की उसके आसपास ही कहीं रहती या काम करती होगी। एक काम करो, उसकी फोटो की कॉपीज निकलवाओ और थाने से कुछ लोग बुलवा कर आसपास के एरिया में पूछताछ करवाओ। आई एम श्योर जरूर कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। ओके सर। चौहान, आओ। जी सर, दादी को अल्जाइमर है। कभी कभी उनको ऐसी चीजें दिखाई देती और सुनाई देती जो अक्सर होती भी नहीं। खुसर फुसर के कर रहे तेनों की लगता है? मैं बह रही हूं, उन्हें सुनाई नहीं देता। दादी की गल है, किसी कुछ दसना चाहते हो? मैं अपने बेटे से फोन पे बात कर रही थी, 2 लड़के आए सामने के घर से टीवी लेके स्कूटी पे चले गए। कितने बजे होंगे उस वक्त? टाइम नहीं पता सर। मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ देखा होगा सर। मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि नहीं, ये सच कह रही। वो
2 लोग ही थे। आप इनका फ़ोन चेक करो। जी सर, कल दोपहर को इन्होंने मेरे डैडी से बात की थी। कितने बजे? एक 19 से एक 23 के बीच में। दादी जी, उनके चेहरे देखे थे आपने? शक्ल कैसी थी मतलब उनकी? जवान मुंडे थे, टोपी पहने थे, चेहरा नहीं देखा। ठीक है दादी, धन्यवाद। देखा तो है इस लड़की को आते जाते, पर पता नहीं कौन है। अब तक पुलिस को लगने लगा था कि हो ना हो इस लड़की छाया की लाश पर कपड़ों का ना मिलना, इस बात का कोई ना कोई संबंध इन हत्याओं से जरूर था। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी इस लड़की की पहचान उनके लिए एक पहेली बनी हुई थी जो सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा सर। ठीक से याद करो बेटा। उस दिन एक लड़की आई थी व्हाइट कलर की स्कूटी पे, जिस पर थोड़ी देर बाद 2 लड़के निकले थे यहाँ से। सर वो व्हाइट स्कूटी देखी थी मैंने, शर्मा अंकल जी के घर में खड़ी थी। मेरी बॉल वहाँ पे चली गई थी तो मैं ही लेने गया था। ओए, क्या जब देखो क्रिकेट खेलते रहते हो? मैदान समझ रखा है? सॉरी अंकल। सॉरी का बच्चा, चल बाहर चलो। चलो चलो। दोबारा नहीं जानी चाहिए। बेटा ठीक से याद करके बताओ, उस दिन मिस्टर शर्मा घर से बाहर ही गए थे, अंदर नहीं? उन्हें जाते हुए देखा था और आते हुए भी। 5 या 10 मिनट में वापस आ गए थे। किस तरफ गए थे वो? इस तरफ। चाचा, इसे पहचानते हैं आप? चौहान, लड़की के आने के बाद शर्मा अपने घर से निकले और इस गली से होके गए। 10 मिनट में वापस भी लौट आए, यानी 5 मिनट में जाना और 5 मिनट में आना। कहाँ गए होंगे वो? आओ जरा। हाँ सर, शर्मा जी कल आए हुए थे। क्या लेने आए थे वो? सर कॉन्डम लेने आए थे। कितने बजे आए होंगे? सर दोपहर में 1 बजे के करीब। इतना अच्छे से कैसे याद है आपको? सर मैं उसी समय खाना खाता हूँ, इसलिए मुझे याद है। ठीक है। हेलो सर, उस लड़की का एड्रेस मिल गया है, यहीं पास ही में रहती है। मैं वहीं जा रहा हूँ और मैंने एड्रेस आपको मैसेज कर दिया है। वेरी गुड, पहुँचता हूँ मैं। ओके सर। हाँ जी। छाया यहीं रहती है? जी हाँ, किराएदार है मेरी, लेकिन इस वक्त वो घर पे नहीं है। कल से लौटी नहीं वो। क्या बात है? इसी कमरे में रहती है, मतलब रहती थी। अकेली रहती थी वो यहाँ? जी। कहाँ काम करती थी? किसी ब्यूटी पार्लर में, नॉट प्लेस में। कोई स्कूटी थी उसके पास? हाँ थी ना, एक सफेद रंग की स्कूटी थी, उसी से आया जाया करती थी वो। नंबर होगा उसका आपके पास? हाँ। देंगे हमें? हाँ हाँ श्योर। अच्छा, कहाँ की रहने वाली थी वो और कितने समय से रह रही थी यहाँ? वो बरेली की थी और तकरीबन 1.5 साल से यहाँ रहती थी। बरेली का एड्रेस चाहिए होगा। वो रेंट एग्रीमेंट में होगा, मैं अभी लाती हूँ। प्लीज। चलो चौहान।
सर, इसकी माली हालत तो काफी अच्छी लगती है। सर ये रहा उसका बरेली का एड्रेस। उसका पति रहता है वहाँ, आदित्य नाम है उसका। मैम, छाया का मोबाइल नंबर और जिस ब्यूटी पार्लर में वो काम करती थी वहाँ का भी एड्रेस चाहिए होगा। मैं अभी लाती हूँ। थैंक यू। चावला। हाँ सर। बरेली पुलिस को कांटेक्ट करो और छाया का वहाँ का एड्रेस उनको भेजो। ओके सर। और इस आदित्य को दिल्ली बुलवाओ। ओके सर। एक साल पहले थी वो यहाँ पर, सिर्फ 3 महीने के लिए। उसके बाद वो काम छोड़कर चली गई। क्यों? पता नहीं, कुछ बताया नहीं उसने। उसके बाद आपने उसे कभी देखा? नहीं, वो आया करती थी यहाँ एज अ कस्टमर, पर जब वो यहाँ काम किया करती थी तब ना उसके पास पैसे होते थे ना ढंग के कपड़े होते थे। लेकिन जब वो यहाँ एज अ कस्टमर आने लगी तब उसके पास महंगे महंगे कपड़े थे, महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स लेने लगी। ऐसा क्या करने लगी थी वो? वही तो मैंने उससे पूछा। फिर उसने बताया कि वो कुछ इंश्योरेंस का काम कर रही है। अंकल और आंटी बहुत अच्छे थे सर, दोनों ही फाइनेंशियल एडवाइजर थे। मैंने भी कई इंश्योरेंस पॉलिसी करवाए थे उनसे। ठीक है, थैंक यू। चलो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि छाया ने मिस्टर शर्मा के साथ कोई नया काम शुरू किया हो? वैसे भी वो फाइनेंशियल एडवाइजर थे, हो सकता है इसी सिलसिले में वो उनके घर आती जाती है। हो सकता है, लेकिन छाया की लाश का शर्मा के घर पर बगैर कपड़ों के मिलना और छाया के साथ साथ शर्मा का भी कत्ल होना, कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। स्कूटी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन हमने सभी थानों में अलर्ट कर दिया है और कई मैकेनिक्स और एजेंट्स को बोल दिया है जो पुरानी गाड़ियों में डील करते हैं। जल्दी को सुराग मिल जाएगा सर। आपके घर से एक लड़की की लाश मिली थी जिसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। कौन थी वो? कहीं उसका अफेयर आपके फादर के साथ तो नहीं चल रहा? कहीं इसी के चलते तो ये कत्ल नहीं हुए? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? हमारे पेरेंट्स का मर्डर हुआ है, उनका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना। हटिए आप लोग। सुनिए सर, छाया के फ्लैट से उसके बैंक की डिटेल मिली है। सर ये छाया के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स और ये मिस्टर शर्मा की कॉल रिकॉर्ड। सर हमें इसमें एक नंबर मिला है जो पहले तो हमें डाउटफुल नहीं लगा, लेकिन बाद में जब चेक किया गया तो पता चला ये नंबर छाया का है। सर, छाया के बैंक की डिटेल और मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा की डिटेल से मैच हो रहा है। जब जब मिस्टर शर्मा या मिसेस शर्मा के अकाउंट से कोई बड़ा कैश निकला है, उतना ही कैश सेम डेट पर छाया के अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, जो कि मंथली 5 से 6 लाख के बीच है। एक बात तो तय है कि छाया शर्मा के साथ मिलकर काम कर रही थी, लेकिन सवाल यह है कि छाया शर्मा के लिए ऐसा क्या कर रही थी जिसके लिए शर्मा उसको 5 से 6 लाख रुपए महीना इतनी बड़ी रकम दे रहा था। मान लिया जाए कि छाया शर्मा को असिस्ट कर रही थी, लेकिन शर्मा को तो कमीशन का चेक मिलता होगा, वो छाया को कैश में पेमेंट क्यों कर रहा था? इन लोगों के घर पर थी, जानते हैं आप इन्हें? नहीं सर, मैं इनको नहीं जानता। आपकी छाया से शादी कब हुई थी? 2 साल पहले, जब मैं IAS की तैयारी कर रहा था। घर वाले पैसे भेजते थे, लेकिन उससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता था। तब छाया यहाँ चली आई। वो एक पार्लर में काम करती थी। वो मुझे पैसे भेजा करती थी ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। देखो आदित्य, जिस ब्यूटी पार्लर में छाया काम करती थी वहाँ उसने सिर्फ 3 महीने काम किया। वहाँ से काम छोड़कर वो इन दोनों के साथ काम करने लगी थी। इनफैक्ट इनके फाइनेंस बिजनेस में वो इनको असिस्ट करने लगी थी। सर फाइनेंस का काम? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? सर वो तो पढ़ी लिखी ही नहीं थी। क्या? जी सर। आदित्य सही कह रहा था, छाया पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। फिर वो शर्मा के बिजनेस में ऐसा क्या कर रही थी जिसके लिए शर्मा उसे 3 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम हर महीने देता था? कुछ तो ऐसा है इस फाइनेंस के बिजनेस में जो हमसे छूट रहा है। एक काम करो, सारे क्लाइंट्स की डिटेल्स फिर से निकालो, देखो ये छाया कहाँ फिट बैठती है। सर मिस्टर एंड मिसेस शर्मा कभी बड़े एजेंट नहीं रहे, बस ठीक ठाक कमा लेते थे। लेकिन 2014 की शुरुआत में उनका बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ गया सर। मुश्किल से 1 या 2 पॉलिसीज की उन्होंने।
लेकिन सर 2015 की शुरुआत के बाद उनके बिजनेस ने बहुत स्पीड पकड़ी। उन्होंने इतनी पॉलिसीज की जितनी उन्होंने कभी नहीं की। 2015 में उनकी शुरुआत हुई। छाया उनके कांटेक्ट में कब आई? सर उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से फरवरी 2015 में छाया उनके कांटेक्ट में आई थी। सर ये मिस्टर शर्मा के क्लाइंट्स की लिस्ट जिन्होंने उनसे पॉलिसीज करवाई थी। अब समझ में आ रहा है कि छाया शर्मा के लिए क्या काम करती थी और कैसे करती थी। हाँ, मैंने जो पॉलिसी ली है वो काफ़ी बड़ी तो है, लेकिन मैंने सोचा था कि अपनी सेविंग से कुछ निकाल कर या कहीं से मैनेज करके मैं प्रीमियम भर दूंगा। लेकिन सर पॉलिसी लेना कोई क्राइम तो नहीं है। मिस्टर शर्मा को अपना एजेंट अपॉइंट करने का डिसीजन मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था, कंपनी के कुछ और सीनियर्स ने मिलकर ये डिसीजन लिया था। और वैसे भी एजेंसी बदलना कोई इलीगल तो है नहीं। इट्स नॉट अ ब्रीच फॉर एनी लॉ, राइट सर? ये कोई मजाक नहीं है, मर्डर का केस है, मर्डर का। अगर अपनी सलामती चाहते हो सच सच बता दो कि असली मामला क्या है, वरना सच निकलवाने के और भी तरीके आते हैं हमें। सर मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि मिस्टर शर्मा का प्रपोजल हमारे पुराने एजेंट के प्रपोजल से कहीं ज़्यादा बेटर था, इसलिए मैंने अपनी कंपनी के फायदे को देखते हुए मिस्टर शर्मा के प्रपोजल को अप्रूवल दे दी। तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं पता कि वो तुमने पॉलिसी क्यों ली थी? ये ऐसे नहीं मानेगा चावला। बुलाओ इसकी बीवी को और बैठाओ इसके सामने। क्या क्या इसने हरकतें की थी वो पॉलिसी लेने के लिए। ओके सर। नो सर प्लीज़, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैंने कुछ साल पहले एक छोटी सी पॉलिसी ली थी मिस्टर एंड मिसेस शर्मा से, तो उसी के सिलसिले में वो मेरे घर पर आए थे। अरे प्रदीप देखो सही इसको एक बार। शर्मा जी ऑलरेडी मैं आपसे एक पॉलिसी ले चुका हूँ। अरे मत लेना, खोल के देखो तो सही एक बार। हाँ समझे, नई असिस्टेंट है मेरी, खुश कर देती है, कस्टमर देख के पॉलिसी देती है। भाभी जी आ गई, भाभी जी आ गई। थैंक यू भाभी, चाय का शुक्रिया। और मैं दूसरे दिन मिस्टर शर्मा के घर चला गया। अरे आइए आइए प्रतीक बाबू, स्मार्ट लग रहे यार। हैं? अब आए पूरी तैयारी से। चलिए, अरे चलो। मुझे पता है सर, मेरा वो सब करना गलत था। मुझे उनके घर नहीं जाना चाहिए था। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी सर। लेकिन सर मैं उनके मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं बेकसूर हूँ सर। प्लीज़ सर मुझे जाने दीजिए। शर्मा और उसकी बीवी क्लाइंट को फांसने के लिए छाया को चारे की तरह इस्तेमाल करते थे। छाया को भी इससे कोई तकलीफ नहीं थी, उसे उसका हिस्सा मिल रहा था। तकलीफ थी तो फिर किसे, और वो भी इतनी कि उसने छाया के साथ साथ शर्मा और उसकी बीवी तीनों का कत्ल कर दिया। सर इतनी तकलीफ तो एक ही आदमी को हो सकती है, छाया का पति आदित्य। सर हो सकता है उसने छाया के बारे में सब पता लगा लिया हो और गुस्से में आकर उसे मारा या मरवाया हो। सर हरीश और अनुजा भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सेम रीजन उन पर भी लागू होता है। उन तीनों को बुलाओ, मैं उन्हें खुद इंटेरोगेट करूंगा। जी सर। सर आप हम पे शक कर रहे हैं? मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरी बहन गाजियाबाद में। यहाँ पर हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं हमें कैसे पता होगा? सर मैं नौकरी करने के बजाय पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है। और अगर मुझे पता होता कि वो इस तरह पैसे कमा रही है तो मैं उसके पैसे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाता। तुम्हारी बीवी 18 महीने से दिल्ली में रह रही थी, वो कहाँ रह रही थी, कैसे रह रही थी, एक बार देखने नहीं आए? क्यों? मैं तो चाहता था सर, लेकिन छाया मुझे मना कर देती थी, कहती थी अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर। मुझे नहीं पता था वो ये सब क्यों कर रही थी। सर ना तो अंकित आपसे झूठ बोल रहे हैं और ना मैं। हम दोनों नहीं जानते थे कि हमारे मम्मी पापा ऐसा कोई काम कर रहे हैं। मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ कि वो छाया 18 महीने पहले दिल्ली में आई और आते ही उसे ब्यूटी पार्लर में काम मिल गया, जहां उसने अगले 3 महीने तक काम किया। फिर वो मिली शर्मा से फरवरी में। शर्मा से मिलने और काम छोड़ने के बीच में 5 महीने का गैप है। इन 5 महीने में उसने क्या किया होगा? लेकिन उसने तो मुझे कभी नहीं बताया कि जॉब छोड़ दी है,
किराया भी टाइम पर देती थी मुझे और रोज़ की तरह स्कूटी लेकर जाया भी करती थी। अब अगर जॉब पर नहीं जाती थी, कहाँ जाती थी मुझे नहीं मालूम। पता तो तब होता ना सर जब वो कुछ बताती। ना उसने कोई रीज़न दिया, ना कोई शिकायत की, बस बोला जॉब छोड़ना चाहती हूँ और जॉब छोड़ के चली गई। उसके बाद उसने क्या किया मुझे कोई आइडिया नहीं। छाया आप लोगों के साथ में काम किया करती थी। वो जैसी भी थी, जो कुछ भी करती थी, फिर भी किसी को उसकी जान लेने का हक नहीं है। अगर आप लोगों को छाया के बारे में कुछ भी मालूम है तो मुझे बताइए। आपकी बताई हुई बात से छाया के कातिलों तक पहुंचने में हमें आसानी होगी। सर मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती। उसके यहाँ काम छोड़ने के बाद 1 महीने पहले मैंने उसे उस लड़के के साथ देखा था। किस लड़के के साथ? सर मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन हाँ उसकी मकान मालकिन ज़रूर जानती होगी क्योंकि वो उनके घर आता जाता था। आपने इतनी बड़ी बात छिपाई हमसे? आपने हमें बताया क्यों नहीं कि छाया के साथ एक आदमी भी यहाँ रहता था? ये क्या कह रहे हैं आप? छाया यहाँ बिल्कुल अकेली रहती थी। हाँ कभी कभी उसका पति आया करता था कुछ दिनों के लिए। पति? आदित्य? हाँ मैंने बताया भी था उस दिन उसके बारे में। आपको हमारे साथ चलना होगा। आप कब से रह रही हैं? कुछ 15-20 साल से। सर ये है आदित्य। ये आदित्य नहीं है। मैं नहीं जानती इसको, कभी देखा भी नहीं छाया के साथ। लेकिन यही आदित्य है, छाया का पति। लेकिन उसने खुद मुझे किसी और से मिलवाया था और कहा था वो है उसका पति आदित्य। जिस लड़के को छाया ने अपना पति कहकर आपसे मिलवाया था उसका चेहरा तो अच्छी तरह याद होगा आपको। जी हाँ। स्केच आर्टिस्ट मिलवाओ। ओके सर। सर ये स्केच। इस स्केच को आसपास के सभी थानों में फैक्स कर दो और तुम इस स्केच को लेकर छाया जहां रहती थी उसके आसपास के एरिया में पूछताछ करो, क्योंकि अगर ये लड़का छाया के साथ उसके घर पर आता जाता था किसी ना किसी ने इसको जरूर देखा होगा। ओके सर। भाई साहब, इस लड़के को तो कहीं देखा है? इस लड़के को देखा है, अक्सर इस मार्केट में पाया जाता है। कहाँ पे? ये टायर वाले की दुकान है ना। हाँ, आपको यहाँ मिलेगा। पक्का यकीन है? पक्का मिलेगा आपको इस टायर वाले की दुकान। ओके, थैंक यू। भाई साहब, इस लड़के को कहीं देखा है? हाँ जानता हूँ ना, यहीं बैठता है साहब। कहाँ मिलेगा? ये बाजू वाली दुकान के पास मिलेगा सर, उधर कहीं। कौन है बे? भाई साहब सुनिए तो। चल तुझे सैर करवाते हैं। सर जी मैंने क्या किया सर जी? सर जी और कितनी देर बिठा के रखेंगे सर जी? सर जी 3 घंटे हो गए। बैठ। सर जी मैं सब कुछ बता चुका हूँ, जो बताया बिल्कुल सच है। चल फिर से बता सब कुछ। सर जी ये सच है कि हम दोनों का लफड़ा था। हम दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। सर जी वो मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी और मैं भी उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। एक दिन वो आकर बोली कि वो शादीशुदा है और उसे बहुत बुरा लगता है कि वो अपने पति को धोखा दे रही है। सर जी लेकिन तब से लेके अब तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। सर जी इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर छाया के कॉल रिकॉर्ड्स। सर इसमें इसका एक भी नंबर नहीं है। इसने उसे कभी फ़ोन किया ही नहीं। नहीं सर जी, मेरी तो उससे अक्सर बातें हुआ करती थी। सर जी जब हम दोनों साथ में थे तो हम रोज बात किया करते थे। सर जी उसका नंबर भी होगा मेरे पास, ये लीजिए। जॉन चेक करो। नहीं सर, ये नंबर छाया के नंबर से मैच नहीं कर रहा। नहीं सर जी, मेरी तो इस नंबर से बात हुआ करती थी। सर जी जब हम दोनों साथ में थे तो हमारी अक्सर बातें हुआ करती थी। तो इसका मतलब छाया के पास 2 नंबर थे। एक काम करो,
इस नंबर की डिटेल्स निकलवा। सर सर, रघु का रिकॉर्ड साफ नहीं है। जीबी रोड पर लड़कियों की दलाली किया करता था। इसी मामले में एक बार जेल भी जाके आ चुका है। यानी वो जितना मासूम बनने की कोशिश कर रहा है उतना मासूम वो है नहीं। सर हमने छाया के दूसरे फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड निकाले हैं। सर रघु ने छाया के मर्डर से पहले उसे कई बार कॉल किया था। लेकिन वो तो ये कह रहा था कि छाया से अलग होने के बाद उसने आज तक कभी छाया से बात ही नहीं की। झूठ बोल रहा है सर। छाया के मर्डर से पहले और उसके बाद वो एक नंबर पर फ़ोन किया करता था जो किसी माधव नाम का है, और वो भी कोई पाक साफ नहीं है सर। हिस्ट्री शीटर है, कार चोरी के केस में कई बार अंदर जा चुका है। मैंने अपने खबरियों को बोल दिया सर, लेकिन वो अंडरग्राउंड है। फोन ट्रेस करो, उठा लाओ उसे। ठीक है सर। तुझे क्या लगता है? तुझे मालूम नहीं, मुजरिम की दौड़ चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, खत्म जेल के दरवाजे पर ही होती है। मैंने कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोलता, झूठ बोलता। बता, तेरे साथ वो तेरा दूसरा दोस्त कौन था? हाँ? साहब, मेरा एक दोस्त था साहब। मैं सब बताता हूँ साहब। चल शुरू से बता सब कुछ। हमें पता था साहब कि छाया धंधा करती है, इसीलिए हम उससे मिलने चले गए। एक से बात हुई थी ना? ये मेरा दोस्त है, ये अपना पैसा अलग से देगा। और कौन आ रहा है पहले? कॉन्डम लाया? लेकर आया? कैसे होगा? अरे यार भूल गया, अरेंज कर देना। मैं कहाँ से अरेंज करूँ? दुकान खोल के बैठी हूँ। सुनना, अरेंज कर दे, पैसे ले लियो अलग से। रुको देखती हूँ। क्या अंकल, कैसे कैसे कस्टमर है, सामान लेके नहीं आते। पागल तो नहीं है साले? देखो कुछ अरेंज करो। हाँ तुम लोग भी ना ऐसी जगह पे आके बिना कॉन्डम। आ जाओ, टेंशन मत लो, अभी आ जाएगा। हम खाली उस लड़की को मारने के लिए गए थे। झूठ। अगर तुम छाया को ही मारने गए थे तो उसे उसके घर पे भी मार सकते थे, फिर शर्मा के घर पे उसे मारने की क्या जरूरत थी? हमने यही सोचा था, लेकिन छाया किसी और जगह मिलने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। उसने कहा कि उससे सभी ग्राहक यहीं मिलने आते हैं, इसलिए मजबूरी में हमें भी जाना पड़ा साहब। फिर हमने सोचा कि ठीक है, उसे उसी रूम में मारकर हम निकल जाएंगे, लेकिन तभी साहब शर्मा की बीवी सामने से आ रही थी। और हमें उसे भी मारना पड़ा साहब। और शर्मा, उसे क्यों मारा तुमने? वो तो घर पर नहीं था। फंस गए थे साहब, हम फंस गए थे। हम बुढ़िया को मारकर निकलने ही वाले थे कि देखा बाहर से बुड्ढे ने दरवाजा लॉक कर दिया। तो बाहर लॉक कर दिया बे। ये चारों तरफ से लॉक है क्या? ये तो किचन है बे।
का दरवाजा जल्दी बात हो यार, सब लॉक कर रखा है यार। चल 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 इधर। यार तो फंस गए यार, अब क्या करें? फिर हमें मजबूरी में वही रुक कर। तो उसने बात करने की बजाय उस बुढ़े शर्मा को फोन पकड़ा दिया। अबे अच्छी तरह जानता हूं मैं कौन है तू। जीबी रोड के तल्ले छाया मेरे साथ काम करती है। शर्मा जी बात तो सुनिए, पहले एक बार बात तो कराइए। खबरदार जो आज के बाद फोन किया तो। सर जी, मैं लेकर आया उसको इस धंधे में, लेकिन मुझे ही धोखा देकर वो उस बुढ़े शर्मा के साथ काम करने लगी। मैंने सोच लिया था सर जी कि उसे खत्म कर दूंगा, इसलिए मैंने माधव और दिनेश को कस्टमर बनाकर भेजा उसे मारने के लिए। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आई, शर्मा को इतना सब करने की जरूरत क्या थी? बच्चे सेटल थे, अच्छा खासा कमा रहे थे, और फिर उनकी उम्र भी तो हो चुकी थी। उसके बावजूद ये सब। जवान, लालच का कोई लॉजिक नहीं होता। लालच का वाकई कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन उसका रास्ता और मंजिल हमेशा तय होते हैं। छाया की कम वक्त में बहुत ज्यादा कमाने की चाहत और बहुत कुछ होते हुए भी और पाने की शर्मास की भूख ने उनकी जान ले ली। हालांकि जुर्म को लोगों की नजरों से छिपाए रखने के लिए उन्होंने पूरी सतर्कता बरती थी। छाया जिस्म फरोशी का एक काम सिर्फ शर्मास की निगरानी में किया करती थी। मिस्टर शर्मा जब भी छाया को किसी ग्राहक के साथ छोड़कर घर से बाहर जाते तो वो बाहर से दरवाजे को लॉक करके जाते थे। लेकिन उनकी यही चालाकी आखिरकार उनकी मौत की वजह बनी। अगर मिस्टर शर्मा उस दिन दरवाजा बाहर से लॉक करके नहीं गए होते तो शायद आज वो जिंदा होते। और अगर इन सभी ने लालच का शिकार होकर गलत रास्ते पर पांव नहीं रखा होता तो आज ये सभी जिंदा होते। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।